आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने डे 1 का टारगेट दिया और डे 1 के टारगेट की जब मैंने नेक्स्ट दिन क्लास ली ना शाम को, बहुत सारे बच्चों ने देखा, 3-4 हजार बच्चों ने उसको, मतलब 3,000 बच्चों ने अटेंड किया क्लास। अब इसकी मैं रियलिटी बताता हूं, 3,000 में से भी बहुत कम लोगों ने उस क्लास को पूरा अटेंड किया। पहली चीज तो ये, यानी आए इतने सारे लोग, उसमें देखा भी बहुत कम लोगों ने, यानी उस क्लास को, क्योंकि उसमें हंसी मजाक तो चल नहीं रहा, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आना है क्वेश्चन सॉल्व करने, देखना है कितना कितने पानी में हो आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं हुए, यही चेक करना है, फिर चले जाना है, राइट, क्योंकि पढ़ के आना है, ऐसे आओगे और कुछ बातें होनी नहीं वहां पे। इसका अगले दिन का टारगेट देखो, डे 2 टारगेट 2, और उसके बाद अगले दिन जब मैंने डे 2 और टारगेट 2 की जब क्लास करी, कितनी जल्दी संख्या कम हुई कि आए भी कम लोग, और जो लोग आए ना देखने, उनमें से भी बहुत कम लोगों ने क्लास को अटेंड किया पूरा। क्योंकि पता है, अच्छा मैंने 30 मिनट में 60 क्वेश्चंस कराए थे वहां पे, यानी मैंने 30 मिनट की छोटी सी क्लास ली, छोटा सा डिस्कशन किया, उसमें भी मैंने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए, और उन 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए अभी और कहीं जाओ, 2-2 घंटे की क्लासेस, 3-3 घंटे की क्लासेस हो जाएंगी। अब 2 घंटे की भी क्लास देख लो तो वहां पे भी 20-30 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, इधर उधर की बातें चलती हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। एग्जाम हॉल में जिस दिन आप बैठोगे, वहां कोई एक्सप्लेनेशन काम नहीं आता, सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है जो आपको पढ़नी है, आपको पढ़ के सॉल्व करनी है। इस अप्रोच से थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। वीडियोस याद नहीं रहते वहां पे जो पढ़ा है ना वो याद आता है, क्या रटा है, क्या याद किया है, क्या फैक्ट याद है, क्या एनालिसिस हमें समझ में आई है। इस अप्रोच के साथ काम करना शुरू करो। आपने देख लिया है, ट्रेलर मैंने 2 दिन में देख लिया, और आप भी देख लो कि पहले दिन 3,000 बच्चों ने अटेंड कर ली क्लास, सेकेंड डे पे 1,000 लोग आने भी मुश्किल हो गए। 3,000 जो पहले दिन देखे ना, उसमें भी 400-500 लोग ही हैं जो उन्होंने पूरी तरीके से किया होगा, मुझे ऐसा लगता है, इससे ज्यादा नहीं है। सेकेंड डे तो कम हो गया, थर्ड डे आप देखोगे पूरा कम ही होने वाला है। अभी देख तो ये कैसे संख्या कम होगी, एग्जाम तक आते आते बहुत कम रह जाएंगे, और जो रह जाएंगे वही एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टोन एज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, देखते हैं आज कितने हो पाते हैं। 66 क्वेश्चन हैं, ट्राई करेंगे 30 मिनट में जितने सवाल हो पाए उतने करेंगे। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप करना है इसको सॉल्व, ठीक है। अगर रह जाएंगे तो मैं कल प्रैक्टिस करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, और मैं कैमरा इसलिए ऑफ करूंगा क्योंकि ये यहाँ पे जब मैं लिखता हूं तो लैग होता है, इसलिए अभी देखो मैं बिना लिखे बात कर रहा हूँ, इसलिए जब मैं लिखूंगा तो काफी लैग होने लगता है, मुझे ही लैग दिखने लगता है इस वजह से, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पढ़ो, इन विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री आर रिटन रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल एंड द स्टडी इज बेस्ड ओनली ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इतिहास के किस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं और अध्ययन केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है? बताओ। चलो, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, या कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज। बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो चलो बताओ, इसका आंसर क्या होने वाला है? पहले का आंसर क्या होने वाला है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, प्रोटो हिस्टोरिक भी बोल सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा, एक सेकंड, ये भी प्री हिस्ट्री पीरियड की हम बात करते हैं इसमें ज्यादातर, कि जैसे प्रागैतिहासिक काल में हम क्या देखते हैं, आद्य ऐतिहासिक नहीं, सॉरी, प्री हिस्ट्री की बात करें, आद्य ऐतिहासिक काल में, इसमें आप देखते हो कि लिखित साक्ष्य तो क्या मतलब, इस इतिहास के किस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं ये पूछा है आपसे, और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही आधारित है, तो हम इसमें प्रागैतिहासिक काल का आंसर लगाते हैं, ठीक है। क्लियर? यानी इसमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम अध्ययन कर पाते हैं। क्या यह पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक? तो यानी कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जैसे ये लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही हम अध्ययन करते आए हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्री हिस्टोरिक पीरियड का? सवाल ये पूछा है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्री हिस्टोरिक पीरियड का, यानी प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता? जी नहीं। वैदिक काल? बिल्कुल नहीं। मौर्य काल? बिल्कुल नहीं। यानी प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है? जिसके साक्ष्य नहीं मिले ना हमारे पास, यानी जिसके हमारे पास साक्ष्य नहीं है, कैसे? वो भी लिखित, ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं है ना, तो इसमें से किसके? इंडस के तो हैं, बस पढ़ नहीं पाए हम लोग, मौर्य काल के तो हैं ही, वैदिक के तो हैं ही, यानी स्टोन एज। क्लियर? चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है हाउ इज द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एविडेंस?
साक्ष्यों के संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक काल को कैसे परिभाषित किया जाता है? किसके संदर्भ में? एविडेंसेस के बेस पे बात कर रहा है। साक्ष्यों के संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक काल को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल को हम कैसे परिभाषित करते हैं? लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध लेकिन पढ़े नहीं जा सके। ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि लिखित साक्ष्य नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन भी गलत है, लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़े जा चुके हैं नहीं, हैं लेकिन पढ़े नहीं पाए, यानी रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल बट कैन नॉट बी रीड। क्लियर? चलें आगे, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, कह रहा है विच सिविलाइजेशन इज क्लासिफाइड अंडर द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड? किस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लेकर आते हैं? चलो बताओ, किस सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक में लेकर आओगे? यानी हमारे पास रिटन एविडेंस तो है, राइट? ध्यान से समझते हैं, हमारे पास रिटन एविडेंस है, ओके, क्या हम उनको रीड कर पाए हैं? नहीं, हम उन्हें रीड नहीं कर पाए, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो स्टोन एज में तो है ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? चलो, कह रहा है इन विच पीरियड और ऑल टाइप्स ऑफ एविडेंस इंक्लूडिंग रीडेबल एंड रिटन, यानी किस काल में पठनीय लिखित साक्ष्यों सहित सभी प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध, यानी हम पढ़ भी पाए हैं उन्हें और उपलब्ध भी हैं। किन की बात कर रहा है? प्रागैतिहासिक में तो ऐसा नहीं है, यानी पहली बात तो लिखित साक्ष्य ही नहीं है, तो पढ़ने की बात ही नहीं। आद्य इतिहास, तो आद्य इतिहास में क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक का सीन ऐसा है कि इसमें तो भाई है ही नहीं, इसमें है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये तो प्रागैतिहासिक काल की ही बात हो गई, ये तो प्रागैतिहासिक काल की ही बात हो गई, यानी हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। जब भी हम हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं, वहां पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी हमें जो भी एविडेंसेस मिले हैं उनको हम पढ़ भी पाए हैं सही से और एविडेंसेस मिले भी हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? व्हाट इज द डेजिग्नेटेड टाइमलाइन फॉर द पैलियोलिथिक एज? देखो, ये कभी ज्यादातर टाइमलाइन नहीं पूछता है आपसे, लेकिन अगर पूछ ले तो ध्यान से समझना है थोड़ा सा। पूरा पाषाण काल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है, पूछा जा सकता है पीसीएस में, तो ध्यान रखना। एक ओवरऑल मोटा मोटा हम आइडिया मान के चलते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग टू 10,000 BC। आप बस इतना ध्यान रखो, इधर उधर की बातों में ध्यान ही नहीं देना है। ये आंसर है हमारा, फ्रॉम बिगिनिंग टू 10,000 BC। ठीक है, क्लियर? चलो, व्हाट इज द टाइमलाइन एसोसिएटेड विद द मेसोलिथिक एज, यानी मध्य पाषाण काल की सीमा क्या है, समय सीमा क्या है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है मध्य पाषाण काल की समय सीमा क्या है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर हम पैलियोलिथिक के 10,000 BC तक मान रहे हैं, तो यानी मेसोलिथिक के तो हम कहीं ना कहीं 10,000 BC के बाद ही मानेंगे। तो मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की जो समय सीमा है वो 10,000 BC से 5500 BC के आसपास मानी जाती है। तो आप ये ध्यान रखना, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। चलो, कह रहा है नियोलिथिक नवपाषाण काल इज डेटेड बिटवीन विच ईयर्स? नवपाषाण काल को किन डेट्स के बीच में माना जाता है? तो ये अब हमने देखो, एक कॉमन सेंस है ना, हमने पैलियोलिथिक की जब बात करी, पैलियोलिथिक की जब बात करी तो कहां से कहां तक आए, यानी बिगिनिंग टू कहां से कहां तक? 10,000 BC तक। जब मेसोलिथिक में आए तो 10,000 BC से 5500 BC तक आ गए। और जब हम नियोलिथिक की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 5500 के बाद की बात है, तो 5500 से उसको हम मान के चलते हैं, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा 3000 BC तक। ठीक है, तो क्या आंसर होने वाला है? 5500 से 3000 BC। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं? इन विच 3 पार्ट इज द पैलियोलिथिक एज सब डिवाइडेड? पूरा पाषाण काल को किन 3 भागों में विभाजित किया गया है? पूरा पाषाण काल को किन 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो ध्यान रखना, हम इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, यानी लोअर, मिडिल एंड अपर की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 पार्ट्स पैलियोलिथिक के कौन कौन से हैं। क्लियर? जितना हाईलाइटेड पार्ट है रिवीजन में बस उतना ही ध्यान रखना आप लोग, बस बहुत है। ठीक है, जितना हाईलाइटेड पार्ट है बस उतना रिवाइज कर लेना, आप लोगों का काम हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, समझ आ रहा है ना? यहां तक समझ आ रहा है, चीजें क्लियर चल रही है। चलो, इन विच 2 जियोग्राफिकल लोकेशंस आर एविडेंस ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ द स्टोन एज फाउंड? पाषाण युग की सभी अवस्थाओं के साक्ष्य किन 2 भौगोलिक स्थानों से हमें मिले हैं?
फिर से सवाल, पाषाण युग की सभी अवस्थाओं के साक्ष्य किन दो भौगोलिक स्थानों से हमें मिले हैं? यानी स्टोन एज के जितने भी एविडेंसेस हैं, जैसे भी सभी अवस्थाओं के स्टोन एज जिसकी अगर हम बात करें, वो किन जगहों से हमें मिले हैं? तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। ध्यान रखना, जब भी हम पाषाण युग की सभी अवस्थाओं की बात करते हैं तो ये हमें बेलन घाटी और नर्मदा घाटी से मिले हैं, हर जगह से। ये आंसर होगा इसका। क्लियर? यानी यहां से हमें स्टोन एज की सभी तरीके की स्टोन एज के एविडेंसेस मिले हैं, ये ध्यान रखना। और वो भी यही नहीं, स्टोन एज के सभी स्टेजेस की, स्टोन एज की जितनी भी स्टेज हैं, स्टोन एज की कौन कौन सी, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक की बात कर लें। और पैलियोलिथिक में भी हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, इन तीनों, इन सब की यहां से मिली है हमें एविडेंसेस, यहां से मिले हैं। क्लियर? फिर विच कल्चर इज अनदर नेम फॉर लोअर पैलियोलिथिक? निम्न पुरा पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के सवाल जब आते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग होती है। यानी अनदर नेम क्या है, अनदर नेम क्या है किसका? लोअर पैलियोलिथिक का। उसको हम सोहन कल्चर कहते हैं, मालवा कल्चर कहते हैं, बनास कल्चर कहते हैं, या जॉर्वे कल्चर कहते हैं। बहुत बेसिक सवाल है। निम्न पुरा पाषाण काल को हम और क्या कहते हैं? तो निम्न पुरा पाषाण को हम लोग सोहन संस्कृति भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण को सोहन संस्कृति कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, इस काल में सबसे पहले जो उपकरण, जो भी हमें उपकरण मिलते हैं, वो सिंधु की सहायक नदी सोहन घाटी पे मिले हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे मतलब जब भी हम लोअर पैलियोलिथिक की बात करते हैं ना, अगर हम निम्न पुरा पाषाण काल की बात करें तो निम्न पुरा पाषाण काल के जो उपकरण हमें मिलते हैं, ठीक है, ये उपकरण हमें कहां मिले हैं? एक नदी है, इस कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है सोहन। इसकी घाटी में मिले हैं जो भी उपकरण हमें मिले। ठीक है, इसकी घाटी में हमें उपकरण मिलते हैं, इस वजह से इसे हम, अब यहां पे कौन कौन से उपकरण मिले, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं तो जैसे चॉपर, ध्यान रखने वाली बात है, पूछा जा सकता है। चॉपर मिला है, चॉपर, चॉपिंग टाइप के जो उपकरण मिलते हैं वो। ठीक है, कह रहा है इन विच रिवर वैली वॉर द फर्स्ट टूल ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक फाउंड? कौन सी नदी में निम्न पुरा पाषाण काल के प्रथम उपकरण किस नदी घाटी में मिले हैं? तो सिंधु की सहायक सोहन नदी घाटी में मिले हैं। क्या ये सवाल क्लियर हो गया है आप लोगों को? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल टाइप मेंशन्ड फॉर द लोअर पैलियोलिथिक? यानी कि सवाल कह रहा है निम्न पुरा पाषाण काल के लिए उल्लेखित उपकरणों में से कौन सा नहीं है, नीचे जो दिए इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा है। लोअर पैलियोलिथिक में इनमें से कौन सा नहीं आता, ये बताना है आपको। बताओ, लोअर पैलियोलिथिक में इनमें से कौन सा नहीं आता है? तो कॉमन सेंस से हम इसे बता सकते हैं भाई साहब, छोटे छोटे उपकरण नहीं होते थे, यही आंसर हो जाएगा हमारा। भाई चॉपिंग तो होती थी ना, चॉपर तो था ही अपने पास, चॉपर तो मैंने बताया, चॉपिंग, चॉपर, पेबल, ये तो होते ही थे। क्लियर? तो यानी डी आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? डी। चलो, माइक्रोलिथ, एट विच लोकेशन इन मद्रास वॉज अ हैंड एक्स रिलेटेड टू द लोअर पैलियोलिथिक? मद्रास के किस स्थान पर निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित हैंड एक्स खोजा गया है? तो ध्यान रखना, हैंड एक्स मद्रास में मिला है और मद्रास के पल्लावरम में मिला था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, वाकई में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आए हैं। और ये खोजा किसने था? 1863 में आया, पहली बात तो खोजा गया, और 1863 में खोजा गया। और किसने खोजा है अगर ये भी आपसे पूछा जाए तो रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा इसे। क्लियर? चले, तो हु डिस्कवर्ड द हैंड एक्स इन मद्रास इन 1863? हैंड एक्स मद्रास 63 में किसने खोजा? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। फूटे होता है, फूटे मीनिंग है, ई लगा दो यहाँ। ठीक है, तो ब्रूस की मीनिंग मैंने ब्रश लिख दी, सॉरी ये इंग्लिश नाम ना है। चलो, माई गलती, मेरी गलती। चलो आगे चलते हैं, सवाल क्या कह रहा है अपना।
फ्रॉम विच साइट इन नर्मदा वैली वॉज ह्यूमन स्कल फाउंड। नर्मदा घाटी के किस स्थल से मानव खोपड़ी मिली है? नर्मदा घाटी के किस स्थल से मानव खोपड़ी मिली है, बताओ, इसका आंसर बताओ। नर्मदा घाटी के किस स्थल से मानव खोपड़ी मिली है? तो ध्यान रखना, हथनोरा से, हथनोरा से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस वॉज फाउंड इन बेलन वैली, उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है? मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है, बताएगा कोई? तो मातृ देवी की जो प्रतिमा मिली है वो मिली है, एक तो आप बस इतना ध्यान कर लो, यही बहुत है, यूपी, बेलन घाटी यूपी। इसमें भी यूपी स्पेसिफिक जब सवाल आता है तब थोड़ा सा इसको कठिन बना देते हैं, तो मैं बता दूं, लोहदा वाला। कहां से? लोहदा वाला इसको कहते हैं, क्लियर? लोहदा नाला वाला ऐसे करके कुछ इसको बोलते हैं, वहां से हमें मिला है, क्लियर? चलें आगे चलें। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, विच कल्चर इज द मिडिल पैलोलिथिक एज ऑल्सो नोन एज ड्यू टू द टाइप्स ऑफ टूल्स। उपकरणों के प्रकार के कारण मध्यपुरा पाषाण को किस और नाम से जाना जाता है? मध्यपुरा पाषाण कालीन मिडिल पैलोलिथिक को और हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे फ्लेक कल्चर। फ्लेक कल्चर यानी फलक संस्कृति। इसमें क्यों बोलते थे? इसमें जो औजार बनते थे ना, ब्लेड जैसे होते थे, ब्लेड जैसे औजार, ठीक है, क्लियर? यहां तक चीज समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्यपुरा पाषाण काल के दौरान उपकरण बनाने, सवाल पढ़ते हैं, उपकरण बनाने के लिए मुख्य रूप से किस पत्थर का यूज किया जाता था? मध्यपुरा पाषाण काल में जो भी हम औजार बनाते थे, उपकरण बनाते थे, हम नहीं बनाते थे, मतलब उस समय के लोग जो बनाते थे, तो वो किस पत्थर का यूज करते थे, बताएगा? कौन बताएगा? क्वार्टजाइट, वेरी गुड, ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थर का यूज किया जाता था, ध्यान रखना। फिर सवाल है, वर्तमान के किस जिले में चकिया वाराणसी स्थल स्थित है, बताओ। यानी ये जो चकिया है ना, पहली चीज तो ये हमें किससे एसोसिएटेड है, मतलब किसके लिए जाना जाता है? ये मिडिल पैलोलिथिक के हम इसको यूज करते हैं, मतलब हमें समझना है इसके बारे में। यानी ये मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है, मिडिल पैलोलिथिक इससे रिलेटेड है, इस वजह से सवाल पहली बात तो बना है। और चकिया वाराणसी स्थल वर्तमान में किस जिले में है? तो ध्यान रखना, चंदौली जिले में है, ठीक है, चंदौली जिले में है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे नेवासा, ठीक है, महाराष्ट्र में है, और चकिया वाराणसी में, बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ पे पता? इलाहाबाद में है, और भीमबेटका, सोन घाटी, व्यास, सौराष्ट्र, ये सारी जो घाटियां हैं ये मिडिल पैलोलिथिक एज से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो मिडिल पैलो, यही सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ मेजर साइट ऑफ मिडिल पैलोलिथिक एज। कौन सा मध्यपुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो हम नेवासा महाराष्ट्र को मानते हैं, क्लियर, ये है नेवासा महाराष्ट्र तो है, हमने बताया भी, चकिया वाराणसी भी है, बेलन घाटी भी है, भीमबेटका भी है, ठीक है, और भीमबेटका भी है, व्यास घाटी भी है, यानी ये तीनों तो आती हैं अपने पास, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। इसको हम मिडिल पैलोलिथिक में काउंट नहीं करते, नहीं मानते इसको, ठीक है। चलो कह रहा है विच पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फाइन टूल्स द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ एंड द इमरजेंस ऑफ द फैमिली। फाइन टूल्स के नाम पे बात की जा रही, बारीक औजार, सामुदायिक जीवन का विकास और परिवार के उदय की विशेषता किस काल की? यानी हम देख रहे हैं बारीक औजार हो गए हैं, एक कम्युनिटी बनना स्टार्ट हो गई है, डेवलपमेंट देख रहे हैं हम, फैमिली बनती हुई देख रहे हैं। तो ऐसी चीज हमको स्टोरी में कब, हिस्ट्री में कब नजर आती है? लोअर पैलोलिथिक में, या मिडिल पैलोलिथिक में, या अपर पैलोलिथिक में, या मीसोलिथिक में, कब? तो जब सामुदायिक जीवन के विकास की बात की जाए, परिवार उदय की बात की जाए, बारीक औजारों की बात की जाए, ठीक है, तो ये हम बात करते हैं अपर पैलोलिथिक की, ध्यान रखना, ठीक है, अपर पैलोलिथिक की बात की जाती है। किस काल के दौरान मनुष्यों ने कपड़े के रूप में पशु चर्म का यूज किया? तो हम इसमें भी बात करते हैं अपर पैलोलिथिक की।
पशु चर्म का कपड़े के रूप में प्रयोग करना अपर पैलियोलिथिक का ही सवाल है, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक से ही जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सोर्स वेयर एंड बाय हुम वॉज, अकॉर्डिंग टू द सोर्स, कौन सा सोर्स, अच्छा एक मिनट, ये सोर्स छोड़ो, ये लाइन ही हटाओ तुम, कोई मतलब नहीं, डोंट वरी। जैसे सवाल कह रहा है वेयर एंड बाय हुम वॉज फायर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज। सवाल से इतना समझो, पूरा पाषाण काल के पूरा पाषाण काल में किसके द्वारा और कहां आग की खोज की गई। आग की खोज पूरा पाषाण काल में कहां पे की गई और किसके द्वारा की गई। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, बहुत सिंपल है, याद रखना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके द्वारा और कहां की गई ये पूछ रहा है ना, ध्यान रखना। आग की खोज पूरा पाषाण काल में होमो इरेक्टस के द्वारा की गई। किसके द्वारा, होमो इरेक्टस के द्वारा की गई। तो होमो इरेक्टस हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और अफ्रीका में की गई, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, चलो। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल डिव, अच्छा आप, यही इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब रीडिंग करके आए होंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ये क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं। आपने रीडिंग करी होगी या पीवाईक्यू भी किए होंगे, तो उसके अलावा मैं आपको पूरे टॉपिक की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना चाहता हूं, इस वजह से मैं सवाल करा रहा हूं। अदरवाइज मेरा कोई ऑब्जेक्टिव मैं चाहता तो पीवाईक्यू खोल के बैठ जाता, बस 10 12 20 25 पीवाईक्यू तो करा देता, आगे बढ़ जाता, राइट। तो थोड़ा सा ये समझो कि कोई करा रहा है तो। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मिसोलिथिक एज। तो मिसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल के दौरान लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या था। मध्य पाषाण काल के दौरान लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या था। शिकारी थे और चरवाहे थे, हंटर्स एंड कैटलमैन, सुना होगा, पढ़ा होगा, राइट। विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन स्थलों की पहचान खोज का श्रेय किसे जाता है, बताओ। विंध्य क्षेत्र में सर्वप्रथम, विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाण काल से जुड़ी साइट्स की खोज करने का, पहचान करने का श्रेय किसको जाता है। रॉबर्ट ब्रूस वुड नहीं, डी टेरा नहीं, पोटरसन नहीं, सीएल कार्लाइल, ध्यान रखना ये है आपका आंसर। इनको ही ये श्रेय जाता है कि उन्होंने विंध्य के क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन स्थलों की पहचान भी करी, उनको खोजा भी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, मध्य पाषाण काल के अत्यंत छोटे औजारों को क्या कहा जाता था। अत्यंत छोटे औजारों को क्या कहते थे, माइक्रोलिथ कहते थे, क्लियर। चलो, मदहा, महादहा भी बोलते हैं इसको, महादहा, ठीक है। महादहा के रसोई, महादहा में रसोई के किस उपकरण का साक्ष्य मिला। महादहा में रसोई के किस उपकरण का साक्ष्य मिला। ओखली नहीं, लोहे की कढ़ाई नहीं, मिट्टी का चूल्हा नहीं, सिलबट्टा देखने को मिला है वहां पे, ठीक है। चलो, मध्य पाषाण काल के दौरान पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन सा था। कुत्ता, ध्यान रखना, कुत्ता। सिंपल वन लाइनर सवाल है। तो पशुपालन के साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुए हैं हमें। पशुपालन के साक्ष्य हमें कहां से मिले, इनमें से किन दो स्थलों से प्राप्त हुए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इनमें से किन दो जगह से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ और बागोर, बाहोर नहीं बागोर, ठीक है। आदमगढ़ और बागोर से हमको देखने को मिलते हैं, वो भी पशुपालन के साक्ष्य। चलें आगे, कह रहा है भीमबेटका, आदमगढ़ और प्रतापगढ़ के मध्य पाषाण कालीन चित्रकला स्थल क्रमशः किन राज्यों में है। सिंपल सा सवाल समझो, मध्य पाषाण कालीन जब भी हम बात करते हैं, चित्रकला की बात करते हैं, तो उसके चित्र हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। भीमबेटका एमपी, ओके, भीमबेटका एमपी, ओके, आदमगढ़ एमपी, ओके, और मिर्जापुर यूपी, ओके। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी यूपी में है, यूपी की बात कर सकते हैं। चले, सवाल तो हो गया अपना क्लियर। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात तो आई नहीं रही यहाँ पे। भीमबेटका एमपी, आदमगढ़ एमपी, प्रतापगढ़ यूपी। गर्त चूल्हा और स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य किस स्थल पर मिला है, ये चीज बताओ। ये हमें कहाँ पे मिला है, इसका आंसर कौन बताएगा। ये मिला है हमको सराय नहर में, ठीक है। गर्त चूल्हा और स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का जो साक्ष्य है, ये हमको सॉरी महादहा में मिला है, ठीक है, ये महादहा में मिला है, क्लियर। फिर अधजली हड्डियां, हत्या का प्रमाण और एक ही समाधि में 4 कंकाल कहाँ से मिले हमको, ये सराय नहर से मिले। एक ही समाधि में 4 कंकाल हमको सराय नहर से मिले।
ठीक है, याद रहेगा लोग। अच्छा, जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जब हमें मिल रहे थे, जब प्राप्त हो रहे थे, जब भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जब प्राप्त किए जा रहे थे, तो उसमें झोपड़ी के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए थे? झोपड़ी के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए थे? झोपड़ी के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे चौपानी मंडो से। ध्यान रखना, पीसीएस में पूछा जा सकता है। राजस्थान में विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ मिले? वेयर इन राजस्थान वॉज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन फाउंड? राजस्थान में विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ मिले? तो सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य हमको जो मिले हैं वो मिले हैं सांभर झील के पास से। ठीक है, चलो। मध्य पाषाणकालीन स्थल लंघनाज और बीर भानपुर किन राज्यों में है? मध्य पाषाणकालीन स्थल लंघनाज और बीर भानपुर किन राज्यों में है? तो आपसे सिंपल पूछा है, लंघनाज और बीर भानपुर कहाँ पे है बताओ। तो लंघनाज बीर भानपुर, लंघनाज जो है वो है गुजरात में, ओके, और बीर भानपुर पश्चिम बंगाल में है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट सवाल? नवपाषाण काल की जीवन शैली की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नवपाषाण नियोलिथिक की जब भी बात की जाए तो उस समय की जो जब प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाती है ना, तो उसमें ये ध्यान रखना, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बता देना खाद्य उत्पादक, शिकारी, संग्राहक, हंटर गैदरर मत बताना, फूड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर है भाई साहब, प्रोड्यूसर छोटी मोटी बात थोड़ी ना, प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर। विच इज द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट मेंशन? 7000 पूर्व उल्लेखित सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल कौन सा है? सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल मेहरगढ़, ध्यान रखना। क्लियर, मेहरगढ़। फिर अकॉर्डिंग टू द सोर्स, अच्छा ये सवाल मुझे लग रहा है नोट्स मैंने उससे बोला था, एक है मेरा एक स्टूडेंट ही है, उसने बड़ी चालाकी से क्वेश्चन कुछ बनाए हैं। मैंने कुछ उसे क्वेश्चन दिए थे, कुछ अपने नोट्स दिए थे, मैंने उसे नोट्स दिए, मैंने कहा इन नोट्स के, सिंपल नोट्स थे, मैंने कहा इन नोट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस मुझे बनाओ। वो ऑलरेडी उसने पीसीएस मेंस दिया हुआ है उसने एक बार, तो अच्छा है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, तो तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का भी एग्जाम हो इस बार देगा, बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उससे मैंने कहा, तो अच्छा उसने नोटबुक एलएम का यूज़ किया, तभी वहाँ पे बार बार हमें लग रहा है अकॉर्डिंग टू द सोर्स लिख के आ रहा है, क्योंकि सोर्स तो मैंने दिए थे कि इससे बनाने, 3 पेज 4 पेज के नोट्स थे मेरे पास, 3-4 पेज के नोट्स थे, अच्छे नोट्स थे, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। मैंने कहा था इनके बेस पे सवाल बनाओ ताकि इन नोट्स का पूरा रिवीजन हो जाए। यानी ये जो क्वेश्चन आप मेरे कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन से आप पूरे नोट्स का रिवीजन कर रहे हो, आप ऐसा समझ लो, आप अपना सोर्स फॉलो करो, मैं आपको क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं इसमें पीवाईक्यू भी ऐड करूंगा, डोंट वरी। तो अकॉर्डिंग जो सोर्स लिख के आ रहा है ये भाई इसी वजह से लिख के आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सोर्स, यानी जो मेरे नोट्स है ना उनके सोर्स के अनुसार। वाह क्या बात है, अब मैं इसको बताऊंगा कि यार ये ना करो। डोंट वरी, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, यहां से पढ़ो ना। विच वॉज द फर्स्ट डेवलप्ड क्रॉप ऑफ द नियोलिथिक एज? सिंपल, आपको क्वेश्चन से मतलब नवपाषाण काल की पहली विकसित फसल कौन सी थी, ये हटाओ। बाकी कानून निकालना है तो कानून निकालो, आप लोग अपने लॉ बनाओ जो करना है। कहते नहीं नौटंकी करनी है, ये नहीं अच्छा सही, मास्टर नहीं सही है, छोड़ो जाओ। नवपाषाण काल की पहली विकसित फसल कौन सी थी? पहली, जाओ, ठीक है, वेरी गुड। कह रहा है संत कबीर नगर का कौन सा स्थल 9000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य धान की भूसी दर्शाता है? लहुरा देव, सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन आया है क्योंकि पूछा गया है इस वजह से, ठीक है। लहुरा देव की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे ये संत कबीर नगर का पहले बात तो स्थान है, यहाँ पे कृषि धान की जो भूसी होती है ना वो मिली है, ठीक है। चलो, इलाहाबाद के किस स्थल से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? इलाहाबाद के कोल्डी हवा, ध्यान रखना, कोल्डी हवा, ठीक है। चलो, कह रहा है विच सोशल कॉन्सेप्ट इमर्ज इन न्यूलिथिक एज अलोंगसाइड परमानेंट हाउसिंग एंड लार्ज स्केल एनिमल हस्बेंड्री? स्थायी आवास और बड़े पैमाने पर पशुपालन के साथ नवपाषाण काल में किस सामाजिक अवधारणा का उदय हुआ था? किस सामाजिक अवधारणा का उदय हुआ था? किस सामाजिक अवधारणा का उदय हुआ था? तो व्यक्तिगत संपत्ति की भावना यहाँ पे आ गई थी। देखो सामुदायिक जीवन तो हमको देखने को मिल गया था पहले भी, है ना, और फूड प्रोड्यूसर, ये सारी चीजें देखने को मिल गई थी, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को मिला है व्यक्तिगत संपत्ति की भावना देखने को मिली कहीं ना कहीं, ठीक है। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास देखने को मिला है। यहाँ से आप धर्म की उपस्थिति भी बता सकते हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वाकई में बन गया है, क्योंकि पता, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मातृ देवी की पूजा, प्रकृति की पूजा, ये सारी चीजें यहाँ से हमें देखना शुरू हो गई थी, तो थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो।
आप लगा सकते हो व्यक्तिगत संपत्ति की भावना भी इसमें सही है, क्योंकि यही एक देखो स्थायी आवास बड़े पैमाने पर पशुपालन चल ही रहा है ना। सामाजिक अवधारणा यानी व्यक्तिगत संपत्ति, फीलिंग द पर्सनल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं है। What change occurred in the role of gender regarding production during the Neolithic? नवपाषाण काल के दौरान उत्पादन के संबंध में लिंग भूमिका में क्या परिवर्तन आया है, बताओ। लिंग भूमिका में हमको क्या परिवर्तन देखने को मिला, बताइए बताइए। सिंपल सी बात है, जो पुरुषों की भूमिका थी उत्पादन वर्ग में वो बढ़ गई थी, ठीक है। लोक धार्मिक विश्वास क्या था, एकेश्वरवाद, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा, वैदिक, यही लगाओ, ठीक है। एकेश्वरवाद, वैदिक कर्मकांड, ये सब नहीं, वो मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृति पूजा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है, ध्यान रखना। जम्मू और कश्मीर के कौन से नवपाषाण स्थल गर्त आवास के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर के कौन से जम्मू कश्मीर के पूछ रहे हैं नवपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, पता है? बुर्ज होम और गुफ कराल है ना, यही लगाओ, ये लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पढ़ते भी हो इनके बारे में, आपने आर एस शर्मा में बहुत बार पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर और यहाँ से आपको गर्त आवास के लिए बहुत प्रसिद्ध बुर्ज होम और गुफ कराल। यहाँ पे सिलबट्टा, हड्डी की सुई, कई सारी चीजें यहाँ पे मिली है, डोंट वरी, पूछा जाने की संभावना नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। किस स्थल पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाने की और शिकार व मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले? किस स्थल पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाने और शिकार व मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले? मानव को कुत्ते के साथ दफनाने, मानव को कुत्ते के साथ दफनाने और शिकार व मछली पकड़ने के साक्ष्य कहां से मिले? गुफकराल, बुर्ज होम, और कौन सा ऑप्शन है, इनामगांव, नेवासा। तो इसमें से जो बुर्ज होम है यहीं से मिले हमको मानव के साथ कुत्ते को दफनाने और शिकार व मछली पकड़ने के साक्ष्य। चले, मातृ देवी की लघु मूर्ति, मातृ देवी की लघु मूर्ति, सांड की मृण मूर्ति, हाथी दांत के मनके किस स्थान पे मिले? नेवासा, इनामगांव, टिक्कलकोटा और चिरांद। यानी कि हमें मातृ देवी की लघु मूर्ति, सांड की मृण मूर्ति, हाथी दांत के मनके हमें मिले हैं इनामगांव से। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोबारा आ जाए ना, कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि आपसे तो ये पूछा है मातृ देवी की लघु मूर्ति कहाँ से मिली, बस आप बेटा ये ध्यान कर लो, यही अपने आप में इंपॉर्टेंट। कह रहा है सवाल नेक्स्ट, कह रहा है कि कर्नाटक के किस नियोलिथिक प्लेस से, नियोलिथिक साइट से सोने की बाली खोजी गई? सोने की बाली हमें कहाँ से मिली? तो सोने की बाली हमें मिली है, पता, इसमें से सोने की बाली हमें मिली है मस्कीट, टिक्कलकोट, ब्रह्मगिरी, पिकली हिल। तो ये मिली है टिक्कलकोट से। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। देखो मेरा यही पेन रुक गई है, मैं पे लिख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी सवाल समझ आया। कर्नाटक के किस नवपाषाण स्थल से सोने की बाली खोजी गई? कर्नाटक के किस स्थल से, वो भी किस स्थल की बात नहीं कर रहा है, नवपाषाण स्थल की बात कर। चलिए पेन, चलो अरे एक सेकंड वेट, टिक्कलकोट, ठीक है, याद रहेगा बेटा, इनको रिवाइज करते रहना, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। सूती कपड़े के साथ किस स्थल से प्राप्त हुए? ये नेवासा से प्राप्त हुए हमें, ठीक है। किस स्थल पर कपड़े की छपाई के अवशेष मिले हैं? एटा के, अच्छा एटा बता दिया, वेरी गुड। एटा के किस स्थल से कपड़े की सफाई के साक्ष्य मिले हैं? क्लोथ प्रिंटिंग वॉज फाउंड एट विच साइट इन एटा? एटा से कहां से मिले हमें? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विंध्य क्षेत्र के किस स्थल पर नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग तीनों के साक्ष्य एक साथ मिल गए? तीनों के साक्ष्य एक साथ मिल गए। विंध्य के किस क्षेत्र में हमें नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग के साक्ष्य तीनों एक साथ मिलते हैं? तो ये भीमबेटका, पंचो, बेलन वैली, सोनघाटी, पंचो, ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा भीमबेटका में गुफा चित्रों की खोज किसने की थी, बताओ। ये भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज किसने करी? तो वाड़कर महोदय जी ने करी है, ध्यान रखना। फिर कह रहा है भारत में पाषाण काल पर शोध शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में पाषाण कालीन शोध शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी स्टार्टिंग रिसर्च ऑन स्टोन एज, क्रेडिट किसको जाता है? ये डी टेरा को, रॉबर्ट ब्रूसफुट, पोटरसन या एल कैम्ब्रिज? तो ध्यान रखना, एल कैम्ब्रिज, डी टेरा और पीटरसन को जाता है। एल कैम्ब्रिज, डी टेरा और,
अच्छा पास, एक मिनट, अनुसंधान करता थे ये, एक सेकंड मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, ध्यान रखना। जैसे डी टेरा की बात है, ठीक है, और पोटरसन की बात है और एल कैम्ब्रिज की बात, ये तीनों कौन थे? ये तीनों अनुसंधान करता थे और शुरुआत का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूड को, ठीक है, इनको जाता है, डोंट वरी। एल कैम्ब्रिज, डी टेरा और पोटरसन जैसे शोधकर्ताओं ने आगे के अध्ययन किस वर्ष में किए? तो 1935, ठीक है, 1935 की यहाँ पे बात की जाएगी। और कैल्कोलिथिक यानी ताम्र पाषाण कल्चर की अगर हम बात करें तो कैल्कोलिथिक जो कल्चर है क्या बताती है? कैल्कोलिथिक कल्चर में हमें पत्थर और तांबे का यूज साथ में दिखता है, ठीक है, यूज ऑफ स्टोन प्लस कॉपर इंपॉर्टेंट है। पता है, ये सब रीडिंग है, इनकी जब रीडिंग लगाओगे ना आप, मैं कह रहा हूं आप इनकी रीडिंग लगाओ बहुत अच्छे से। यहां पे मैं आपको फैक्ट करा रहा हूं, ठीक है, मैं आप रीडिंग के कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होगा तो मेंस के सवाल यूं हिला के आ जाओगे आप लोग, पता है आपको, मेंस के सवाल ऐसे ऐसे उड़ाओगे, उड़ा दोगे आप लोग, उड़ा दोगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट कॉन्सेप्ट बहुत टफ हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर आपको सब कहानी लगेगा। कॉन्सेप्ट होते हैं, चीजें समझ में आनी चाहिए। यहां तो मैं आपको फैक्ट करा रहा हूं, डोंट वरी। आहार संस्कृति, वाओ, आहार बानस कल्चर था ना, तो आहार नहीं है, आहार है। आहार संस्कृति का दूसरा नाम क्या है पता है? बनास, बनास कल्चर भी कहते हैं इसको। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा? व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ आहार कल्चर? तो आहार कल्चर का जो टाइमलाइन है वो 2100 से 1500 के आसपास माना जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है, 2100 से 1500 बीसी के आसपास माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटर ऑफ द आहार? कौन सा राजस्थान में आहार संस्कृति का केंद्र नहीं है? तो ध्यान रखना, इनमें से कौन सा केंद्र नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तो आहार में आप देखोगे बालाथल भी था, बिल्कुल, गिलुंद भी था, आहार तो था ही। नवदा टोली नहीं है, नवदा टोली मालवा संस्कृति में आता है, ध्यान रखना, ये नहीं है क्योंकि ये आता है मालवा संस्कृति में, आहार संस्कृति में नहीं आता। आहार बनास कल्चर में नहीं, मालवा संस्कृति में इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। आहार बार बार क्यों लिख के आ रहा है यार ये? देखो यहां भी लिखा है आहार, आहार, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, डोंट वरी, तुम परेशान ना हो ना। अच्छा हाँ, एक चीज मैं जैसे कुछ कह देता हूँ, जैसे मान लो मुझसे कभी कोई चीज रॉन्ग हो जाए, है ना, इंसान ही है यार, ठीक है, तो एक काम करना, या तो कमेंट में उसको लिख देना कि सर ये पॉइंट एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, या मेरी आईडी है आप लोगों के पास, क्योंकि मैं ग्रुप में रिप्लाई करता हूं तो वहां से आपको आईडी पता है, आप मुझे मैसेज कर दो कि सर एक बार इसे कंफर्म कर लो, ठीक है, या फिर आपको एकदम 100% कंफर्म है कि नहीं ये सर ने जो बताया ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है, इसको सर सही कर दो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे बता दूंगा, ठीक है, ताकि जो और लोग हैं वो परेशान ना हो, उनका पॉइंट गलत ना हो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में टेलीग्राम पे ही उसको अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो प्लीज इतना करते रहना, ध्यान दिए रहना कि आप लोग को मालूम लगे कि हाँ ये गलत है, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चेक करने मत बैठ जाना कि आप चेक ही कर रहे हो सब, है ना। पता लगा सब चेक कर रहे हो, चेक ना करना, नॉर्मल समझना कि मान लो लगे कि ये पॉइंट थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ है, बता दो, ताकि और बच्चों को पता लग जाएगा। इसलिए आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट कर दो, ग्रुप में आप मुझे मैसेज करना चाहो पर्सनली मैसेज कर दो कि सर एक बार चेक कर लो, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। कई लोग करते भी है ना, इस वजह से मैंने बताया, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, इसमें मुझे बुरा फील नहीं होता, बल्कि अच्छा ही लगता है कि आप लोग इंगेज कर रहे हो, कम से कम मेरे साथ इंगेजमेंट में इंगेज तो कर रहे हो एटलीस्ट, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आहार संस्कृति के लोगों की आवास की एक अनूठी विशेषता क्या थी? तो इनकी अनूठी विशेषता भाई साहब ये थी, ये लोग पत्थर के घरों में रहते थे, ठीक है। फिर है कायथा, यानी पार्ट ऑफ मालवा कल्चर, ठीक है, ये सवाल है अपना, और कह रहा है कायथा संस्कृति मालवा संस्कृति का हिस्सा किस राज्य में स्थित है? ये सवाल है, किस राज्य में स्थित है? तो ये मैं आपको बताता हूँ, तो मध्य प्रदेश की बात कर लो, कायथा संस्कृति, एरण, नागदा, नवदा टोली, ये सब इसी से रिलेटेड है। और ये सवाल जो यहाँ पे लिखा है ना, जैसे ये देखो, ये देखो, कायथा, एरण, नागदा, नवदा टोली, ये सब कायथा कल्चर से संबंधित है, मालवा कल्चर से संबंधित है, ठीक है। तो प्लीज इन्हें याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इनमें से मान लो चार में से कोई ऐसा दे दे, जैसे लिख दे कायथा, ठीक है, फिर नगदा, नवदा टोली, और इसके साथ सिंपल कुछ ना करे, वो ऐसे लिख दे गिलुंद, और आपसे पूछे कि उपर्युक्त में से कितने मालवा कल्चर से संबंधित है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, बस। अब बताओ, या उपर्युक्त सभी, बताओ कौन सा सही होगा? भाई साहब ये भी है, ये भी है, ये भी, ये नहीं है ना, तो केवल तीन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चारों पता होने चाहिए तब आपका आंसर सही होगा। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा समझदारी से पढ़ना शुरू करो।
मालवा संस्कृति में कौन सी कीमती वस्तुएं मिली, इसीलिए मैं पूरा अपने नोट्स ही रिवाइज करा दे रहा हूँ। मेरे नोट्स नहीं है असल में, वो नोट्स बहुत पहले जिस बच्चे का प्रीलिम्स निकला था उसके हैं, और उन्हीं नोट्स से 2 लोगों का और प्रीलिम्स निकल चाहे मेरी जानकारी में है वो। हाँ, 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ था वो उन्होंने निकाला है, लगे हुए हैं, मेंस कब होगा पता नहीं। वो मेरी ही टच में है, वो उन्होंने किया था, उन्होंने जो विजय पथ श्रृंखला मैंने चलाई थी वो उन्होंने फॉलो करी थी। अब सिर्फ उस श्रृंखला से नहीं निकल गया, मैं देखो एक गारंटी वारंटी नहीं लेता, उनकी बहुत मेहनत है, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, लेकिन उन्होंने उसको भी फॉलो किया था, तो उन्होंने बोला उससे बहुत हेल्प हुई, रिवीजन बहुत अच्छा हो गया था। तो बस ठीक है, मुझे क्रेडिट अभी नहीं चाहिए, वो जब निकल जाएगा, अगर भगवान करे उनका एग्जाम पास हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर तो कहीं ना कहीं आप लोग तब मेरे ऊपर विश्वास करोगे, मैं सही चीज़ बताता हूँ जो बताता हूँ है क्या। ये क्या बात है, कोई नहीं छोड़ो। मालवा संस्कृति में कौन सी कीमती वस्तुएं मिली है? गोल्ड कॉइन्स, स्टेटाइट व कार्नेलियन की कीमती हार, लोहे की तलवारें, सिल्क गारमेंट्स रेशमी वस्त्र। तो मालवा संस्कृति में हमें स्टेटाइट और कार्नेलियन की कीमती हार मिले हैं, ये वाला है। फिर कह रहा है जोरवे संस्कृति वर्तमान के किस राज्य में स्थिति है? तो ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना, ठीक है। और जोरवे संस्कृति के किस स्थल को खाई से घिरी बड़ी बस्ती के रूप में वर्णित किया गया है? खाई से घिरी बड़ी बस्ती के रूप में जोरवे संस्कृति के किस स्थल को माना गया है? तो निवासा, इनाम गांव, सॉरी इनाम गांव, निवासा नहीं होगा, इनाम गांव होगा। जोरवे संस्कृति के किन स्थलों पर कांस्य की वस्तुएं मिली हैं? तो कांस्य की वस्तुएं हमें मिली हैं दैमाबाद में, दैमाबाद, इनाम गांव, निवासा। तो मेन दैमाबाद है, ध्यान रखना, तो यहाँ कहीं दैमाबाद लिखे नहीं, इसी में है तो इसी में टिक मार लो, ठीक है। इनाम गांव से हमें किला बंद खाई से घिरी बस्ती मिली है। जोरवे बस्ती को विशेष रूप से किला बंद होने के लिए नोट किया गया है, किसमें? इनाम गांव, ठीक है। चलो 66 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, बहुत सारे सवाल हैं ये, मतलब 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने 60 सवाल किए हैं अपने आप में। मैंने लगता है जैसे एग्जाम हम लोग देते हैं बस वैसे ही सवाल हैं सारे, ठीक है। 1 घंटा भी नहीं हुआ, 40 मिनट हुए हम लोगों के, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के रहना, तैयार रहना सब लोग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। क्लास डन हो गई तो क्लास डन लिख के जाना, और हाँ पीडीएफ मैं कल दे दूंगा, पीडीएफ मांग रहे हो तुम लोग, चलो मैं दे देता हूँ, लेकिन पहले नहीं दूंगा, बाद में ऐसे दिया करूँगा, ठीक है। थैंक यू।